उस वक्त भी। तो आरजेडी जान रही, उस वक्त उसने 4 सीटें जीती भी थी, एक जगह खाता भी जब उनका जमानत जब्त हो गया था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और जब 2019 की बात आई तो मेरे ख्याल से 19 सीटें रखी थी उन्होंने, ठीक है, 1900 हार गई थी, एक जगह से उनकी भी जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे में आरजेडी ये समझ चुकी थी कि अगर हम ज़्यादा सीटें लेते हैं तो कम से कम नहीं तो 3-4 सीटें या 5 सीटें अगर हम जीतते हैं तो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट होगा, और हमें क्या करना होगा, कांग्रेस को थोड़ा बैकफुट पर करना होगा। तो यही वजह है कांग्रेस को बैकफुट पर कर दिया गया, और कांग्रेस आज तय नहीं कर पा रही है कि वो अपने कैंडिडेट कैसे उतारे, क्योंकि एक जगह से जब 4-5 कैंडिडेट अगर अपनी हामी भरेंगे और एक मौजूदा अगर सिटिंग विधायक कह रहा है कि अजीत शर्मा कह रहे हैं कि नहीं जी हमें भी चाहिए, तो अब उनको भी ना ही करेंगे तो वो भी दिक्कत है। एक अच्छा खासा नेता प्रवीण जी कह रहे हैं कि हमें भी टिकट दे दो, उनका भी नाम आगे आ रहा है, उनको भी नहीं देंगे तब भी दिक्कत है। तो यहां पर कांग्रेस के लिए आरजेडी ने मुसीबत खड़ी कर दी है। हमारा तो रास्ता क्लियर है, आप अपना देख लो। और इधर पूर्णिया में देखिए, पूर्णिया सीट से क्या है, लड़ाई चल रही है, उधर अलग ही जंग छिड़ी हुई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूर्णिया, भागलपुर या कांग्रेस को जहां कहीं भी जो सीटें मिली है, कांग्रेस अपने ही सिर फुटअव्वल के लिए इस बार लोकसभा चुनाव में जानी जाएगी, क्योंकि अगर वो अपने पसंदीदा को चुनाव में टिकट देती है या आलाकमान फैसला लेते हैं तो उसके विरोधी जो पिछले 5 साल से फील्डिंग कर रहे थे वो कभी नहीं चाहेंगे, और संगठन में यही पर 2 विचारधारा हो जाती है। और भले ही फोटो सेशन में वो नजर ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोटों में ये चीज़ें फर्क पड़ती है, और बाद में जब रिजल्ट सामने आते हैं तो फिर ये पता चलता है कि चलो अपने ही दल का आदमी हार गया, तो उनको लगता है चलो अगली बार के लिए ये सीटें मेरे लिए मिलेगी, क्योंकि वो जो कैंडिडेट अगर जीत जाए तो फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो है नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस मामले में एनडीए के जो दल हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, वो इस मामले में कहीं ना कहीं बाजी मार रहे हैं। और जिस जो नाराजगी की बात है, अभी जैसे एक सीट की मैं चर्चा करना चाहूँगा कि बक्सर सीट जो है, देखिए किस तरीके से अश्विनी कुमार चौबे सर्वे में पिछड़ गए। इतना बड़ा कद है अश्विनी चौबे का, और अश्विनी कुमार चौबे एक बड़ा ब्रांड है, बड़े नेता हैं, संगठन में जाने जाते हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री की जो योजना है उसमें सर्वे के आधार पर इस बार टिकट का बंटवारा हुआ है कि कौन कितना ज़्यादा प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है। इस मामले में सर्वे के जो रिपोर्ट थे वो कहीं ना कहीं अश्विनी चौबे के लिए ठीक नहीं रहे, और वहां से उनका पत्ता साफ करते देर नहीं लगी। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर नाराजगी भी है अश्विनी कुमार चौबे की, तो वो कह नहीं सकते और संगठन के विरुद्ध एक भी काम नहीं कर सकते। ये एक संगठन के मजबूती का हिस्सा होता है। लेकिन और मालूम होता है कि अगर संगठन कार्रवाई कर दे तो फिर आपके ऊपर एक दाग लग सकता है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो है 5 साल की पार्टी नहीं है, वो चुनाव के समय में जागती है, क्योंकि बिहार में एक तो कांग्रेस का कह लें कि कम से कम आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू के लोक जनशक्ति पार्टी के बाद ही जनाधार है। तो कहीं ना कहीं इस जनाधार को भी भंजाने में वो काम नहीं कर एक्टिव नहीं दिखती है, और ना ही इनका जो बूथ मैनेजमेंट है वो दिखाई देता है। हाँ, अगर इंदिरा गांधी की जन्मतिथि हो, पुण्यतिथि हो, सदाकत आश्रम में फोटो खिंचवाना हो तो ये नेता वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जब सड़क पर प्रदर्शन की बात आती है या राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात आती है तो किस व्यक्ति का कितना प्रभार मिला है उसी के आधार पर बाकी नेता ये तय करते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर आज भी जो बूथ मैनेजमेंट, यूथ फॉर बूथ, इस तरीके के कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं है जो जिसके आधार पर ये दावा किया जा सकता है। सिर्फ प्रवक्ताओं के भाषण देने से या प्रवक्ताओं के कह देने से काम नहीं चलेगा। जनता आपको कितना देखती है, जनता के बीच आप कितना रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस लोकसभा में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों तरफ से एक्टिव हैं, खुद इलेक्शन के अधिसूचना से पहले उन्होंने बिहार के अंदर 5 बड़ी सभाएं की थी, लेकिन चंद जिलों के न्याय यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी कितने लोगों से मुलाकात कर पाए ये पूरा बिहार जानता है। और बंगाल से शुरुआत करने वाले महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, इसकी भी चर्चा बिहार के अंदर है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी, कांग्रेस और सोनिया गांधी इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, आज़ादी के बाद की लगातार शासन करने वाली पार्टी अपने आप को इस रूप में खड़ी करती है कि एक क्षेत्रीय दल जो है वो 40 में आपको तय करता है कि आपको कितनी सीटें मिलेगी, और वो सीटें नहीं जो आप चाहते हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट है, वो सीटें नहीं, बल्कि
हम जहाँ से नहीं जीत सकते वहाँ आपको 5 सीटें मिलेगी या वहाँ आपको 9 सीटें दी जाएगी और आप तय कीजिए कि आप किसको खड़ा करते हैं। और उसमें भी कांग्रेस अभी तक सिर्फ उटव्वल का खेल खेल रही है और जो प्रत्याशी है वो अपने स्तर पे भले ही दावा कर ले, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट सेकेंड फेज के जो तमाम जो इलाके हैं, चाहे वो भागलपुर हो, बांका हो, मधेपुरा, पूर्णिया हो, खगड़िया हो, तो ये जो 5 सीटें हैं सेकेंड फेज के जिसका नॉमिनेशन का समय आ गया है, वहाँ भी आपके कैंडिडेट आपके वहाँ या तो स्टैंड ले चुके हैं कि हम आरजेडी के खिलाफ लड़ेंगे, और अगर आरजेडी के खिलाफ लड़ेंगे तो फिर आपने गठबंधन ही क्यों किया, आप अपने इंडिविजुअल लड़ाई लड़ते। ये फ्रेंडली मुकाबले के बीच में जनता सबको देख रही है और जनता तय करेगी कि कौन उनका सांसद होगा और कौन लोकसभा में सक्रिय तौर पे सरकार में शामिल होगा। क्योंकि अभी ये भी देखने वाली बात है कि कौन अगर एनडीए की तरफ से जीतता है तो वो केंद्रीय मंत्री का दर्जा पा सकता है, तो सरकार में रहते हुए अगर कोई मंत्री बनता है तो बड़ी बात होती है, उसके स्थानीय सांसद को एक अगर मंत्री पद मिल जाए तो बड़ी बात होती है। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ बहुत साफ है कि बिहार की जो लड़ाई है वो 40 सांसदों के खिलाफ नहीं, बल्कि समझिए कि 40 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है और इस मुकाबले में जनता ये तय करेगी कि कौन किस सीट पर जीतकर संसद भवन पहुंचेगा। तो अच्छा, एक चीज और भी अब निकल कर ये सामने आ रही गौतम कि क्या जब सीट बंटवारे की बात हुई, सीट शेयरिंग हुई, तो क्या कांग्रेस को ये नहीं बताया गया कि आपको ये सीटें देंगे और ये सीटें अगर वो दे रही है, कांग्रेस को मिल रही है, तो कांग्रेस को जब मालूम था कि उन सीटों पर उनका जनाधार नहीं है, तो ऐसे में वो बैकफुट पर आकर वो कह सकते थे ना कि हमें भी ये सीटें चाहिए। तो क्या कांग्रेस पूरी तरह से नतमस्तक हो गई आरजेडी के सामने कि नहीं ठीक है जी, जो सीट आप कहेंगे हम वही ले लेंगे, बस आपके साथ चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस, मैंने देखा कि अखिलेश प्रसाद सिंह महागठबंधन के तौर पे आरजेडी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो वहां पर अगर उनको आपत्ति थी तो बोलना चाहिए था, कहना चाहिए था, और अपनी बात रखने का इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं सकता। आप साहब लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां एक लोकसभा के क्षेत्र में कम से कम 7 विधानसभा हैं, तो ऐसे में 7 विधानसभाओं में आपके कौन होंगे उम्मीदवार, किस सीट पर आपका दबदबा है। तो आरजेडी इस चीज़ को भली भांति जानती है कि कांग्रेस सिर्फ सीटों का बंटवारा करना जानती है, जीत हार जनता तय करेगी, लेकिन अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी, अच्छा एक बात और मैं इस पर कहना चाहूँगा और जोड़ना भी चाहूँगा कि आपको याद होगा कि पिछली बार के जो चुनाव हुए थे विधानसभा में, उस बार तेजस्वी यादव ने थोड़ी सी लापरवाही की थी, जिसका खामियाजा लालू प्रसाद यादव ने होटवार डेढ़ से भी कहा था कि आपने ये गलती की है। तेजस्वी यादव ने माना कि सीटों के बंटवारे में जो 243 विधानसभा का जो क्षेत्र था उसमें 100 सीटें और 100 करीब 100 के करीब सीटें कांग्रेस के खाते में और बाकी की सीटें वामपंथी दलों में, इस तरीके से बंटवारा हुआ था। तो जब कांग्रेस सिर्फ 16 सीटों पर जीत सकी, आप अंदाजा लगाइए 243 हवा लहर सब कुछ मोदी के अगेंस्ट, बावजूद इसके युवाओं की तरफ से तेजस्वी यादव 70 से ज़्यादा सीटें जीतते हैं और 80 के करीब 78 सीटें जीतते हैं। लेकिन आपके 100 सीटों में सिर्फ 16 सीटें आप जीतते हैं, तो लगभग आप सोचिए कि कितने सीटों का नुकसान हुआ। यही बातें लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को समझाया और तेजस्वी यादव को बताया कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट खड़ा करने के लिए भी अभी जो जगह नहीं है, क्योंकि 16 सीटें, 20 सीटें या 25 सीटें या 30 सीटें ही बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा सीटें की जरूरत नहीं थी। अगर आरजेडी सीटों पर चुनाव लड़ती तो शायद आज सरकार तेजस्वी यादव की होती और पूर्ण बहुमत की सरकार होती। तो कहीं ना कहीं ये जरूर रहा कि नेक टू नेक मुकाबला हुआ और करीब करीब एनडीए के बराबर ही तेजस्वी यादव की टीम रही। तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझते हुए आरजेडी ने इस बार बिना कांग्रेस से पूछे, बिना कांग्रेस से बातचीत किए हुए, उसको मालूम है कि आरजेडी यहाँ पर जीत सकती है, आरजेडी के यहाँ से कैंडिडेट कम से कम मुकाबले में रहेंगे, कम से कम उनकी जमानत जब्त नहीं होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बिहार के अंदर आज भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तय करते हैं कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी। और ये वो आपको याद होगा कि एक बार भरी बंद से राज्यसभा सांसद बनाने वाले सवाल पर भी पटना के एसकेएम हॉल में प्रोग्राम चल रहा था,
जहां पर उन्होंने कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा भेजने में मेरी भूमिका है, बल्कि पटना के गांधी मैदान में उन्होंने खुले तौर पे कहा था कि लोकसभा जो राज्यसभा भेजा गया उसमें इन्होंने पैरवी की थी। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बिहार के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, और आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव से पैरवी कराते हैं और तब राज्यसभा जाते हैं। इस बार भी क्या वही हुआ है, या फिर सिर्फ राज्यसभा का टिकट मिल जाने के बाद आप सीटों के आंकड़ों को कम कर सकते हैं? ये भी जनता देख रही है कि कहां आप 40 सीट में 20 सीट का दावा करने वाली पार्टी और 40 सीट जीतने का दावा करने वाली पार्टी महज 9 सीटें आपके करीब तो वामपंथी दल है जिसकी बिहार में बहुत कम जगहों पे पकड़ है, बावजूद इसके वो आपसे ज़्यादा सीट, मतलब ज़्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन 5 सीट और कहाँ 9 सीट। आप अंदाज़ा लगाइए कि लेफ्ट कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है और आरजेडी वर्तमान में कहाँ पे। तो कुल मिलाकर जो मौसम का तापमान है वो थोड़ा गर्म जरूर है, लेकिन उससे ज़्यादा गर्म राजनीति का तापमान है जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। मनीष जी, उससे ज़्यादा राजनीति का तापमान बिहार में काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और अब यहाँ पर तो कई सारे सवाल हैं। यहाँ तो सवाल ये है कि भाई यहाँ पर आप एक तरफ तो आरजेडी के साथ कहते हैं हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, अखिलेश प्रताप सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, कहीं यही वजह तो नहीं है कि इसलिए उनको झुकना पड़ जा रहा है क्योंकि उनकी पैरवी लालू यादव कर रहे हैं? भाई राज्यसभा भेजना है तो लालू यादव पैरवी कर देते हैं, इसलिए उनको उनके सामने झुकना पड़ रहा है कि नहीं भाई हमारे पैरवी करने वाले वो थे। वो खुलकर बातें भी नहीं रख पा रहे हैं। सीटें तो मिल गई है, अब यहाँ पर लड़ाई भी नहीं लड़ी जा सकती है क्योंकि उनको कांग्रेस को भी मालूम है कि अगर हमने बिहार में अकेले चुनाव लड़ा तो हमारा जनाधार उतना नहीं, हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो फिलहाल वो मान तो गए हैं, लेकिन वो माने कितना वो भी एक सवाल है ना। बिल्कुल, और ये सवाल कांग्रेस की वो जनता पूछना चाहती है जो परंपरागत तौर पे स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे हैं, जो कांग्रेस की लड़ाई में शामिल रहे हैं, कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल रहे हैं। उनके वंशज आज भी अपने आप को कांग्रेसी ही मानते हैं और बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जिनमें इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जन जन के योजनाओं को जनता तक पहुंचाती है और बार बार एक बात को रिपीट करती है जिससे जनता के भी दिमाग में ये बातें बैठ जाती है, चाहे वो स्लोगन के जरिए हो, चाहे वो इस बार 40 के 40 पार, 400 के पार। तो इस तरीके के जो डायलॉग्स होते हैं, इस तरीके के जो स्लोगन होते हैं चुनाव प्रचार में बहुत मायने रखते हैं। आप देखिए कि मोदी संगे बिहार और बिहार संगे मोदी, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्लोगन के साथ आप अपने आप को अपनी भाषाओं के आधार पे, अपने जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो क्षेत्रीय भाषा के अंदर भी कई भाषाएं हैं, चाहे वो मगही हो, मैथिली हो, उर्दू हो, आपका अंगिका हो, बज्जिका हो, इस भाषा का भी पकड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के अंदर वो कहते हैं कि घूट पिलाती है, एक तरीके से बार बार रिपीटेशन करती है। तो ये चीज़ें कांग्रेस के कल्चर में नहीं है और कांग्रेस के कल्चर में ये भी नहीं है कि ये तय कर सके कि हमारा अमुक व्यक्ति उस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। मतलब अभी कांग्रेस में बड़ा कंफ्यूजन है। सीट बंटवारा तो हो गया, 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूजन है। अब वो कंफ्यूजन दूर होगा कि नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश समझ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।